Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So, we have been doing chapter number 10, reaching the age of adolescence. In the previous videos, we have seen few of this chapter's topic. Let's have a quick revision of that. Okay, so first thing we have learned that what adolescence is. Adolescence, adolescence क्या है? So, adolescence is a time period during which human body goes through many changes. एडोलसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक आपका टाइम पीरियड जिसमें कि आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरती है. ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ये चेंजेस इसलिए हो रहे हैं ताकि आपकी बॉडी एक मेच्योर बॉडी बन सके जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो. ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस एडोलसेंस के पीरियड में आते हैं एंड देन वी रीचेस प्यूबर्टी. हम प्यूबर्टी पे पहुँचते. प्यूबर्टी वो एज है जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरह से रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है. रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी गैमीट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो. ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देख चुके हैं. देन वी हैव ऑल्सो सीन दैट दीज चेंजेस लीड टू बाय द फ्यू हॉर्मोन्स. ये सारे जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में वो कुछ हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं एंड हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कुछ एंडोक्राइन स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं लाइक ओवरी, टेस्टिस. दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस few male and female hormone that are responsible for these changes. Okay, and other than these ovary and testes, we have also seen other endocrine glands also that are responsible for the other important things in our body. Okay, now today what we are going to see is reproductive phase of life in humans. ह्यूमंस की लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. तो जो हमारी बॉडी है, ह्यूमंस की बॉडी, वो हमेशा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहती. जैसे अभी आपने देखा एडोलसेंस से पहले की एज, या आप बोल सकते हैं एडोलसेंस की एज पे भी आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है. प्यूबर्टी की एज पे पहुँचते पहुँचते आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर आपकी, आप मान लीजिए यहाँ तक एक एज है जिसमें आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हैं. उसके बाद एक एज आती है जहाँ पे आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं एंड इसके बाद एक पर्टिकुलर एज आती है जो आपकी एक ओल्ड एज हम कह सकते हैं जिसमें आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहेंगे. ठीक है, ये फीमेल और मेल्स में दोनों में अलग अलग होती है और पर्सन टू पर्सन भी ये थोड़ा बहुत वेरी करती ही है. ठीक है, तो आपका जो ये वाला फेज़ है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव वाला, इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी. गैमीट्स कौन कौन से? फीमेल्स में एग, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ओवम या ओवा. ओके, एंड इन मेल्स स्पर्म. राइट, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ के टाइम पे हमारी बॉडी में. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस, फीमेल्स में हमें रिप्रोडक्टिव फेज़ पढ़ना है आज. तो फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है वो स्टार्ट होता है आपका 10 to 12 ईयर्स की एज में. ठीक है, और ये चलता कब तक है? 45 to 50 की एज तक. मतलब अगर रिप्रोडक्टिव फेज़ फीमेल्स में स्टार्ट हुआ 10 एज थी जब बच्चे लड़की की. ठीक है, और कब तक चला? मान लीजिए 45 तक चला. ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव वाली स्टेज थी. इससे पहले की स्टेज में वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं थी एंड इसके बाद की 45 के एज के बाद भी शी वॉज नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे वो उसकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गई है. ठीक है, ये सब में वेरी करता है. आप हर किसी के लिए 10 साल की उम्र को रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने की एज नहीं मान सकते. ठीक है, स्टार्ट होने की स्टेज एज नहीं मान सकते, और सबके लिए 45 की एज भी नहीं होती है.
ये वेरी कर सकती है, 2 साल, 2, 4, 5 साल इधर उधर हो सकता है। और आज की लाइफस्टाइल में तो ये फेज़ एक फिक्स तो है ही नहीं, ये सब में वेरी करता है। ओके, जब फीमेल्स प्यूबर्टी को हिट करती हैं, मतलब एडोलसेंस की एज में बहुत सारे चेंजेस आ गए, उसके बाद प्यूबर्टी पे पहुंच गए। तो प्यूबर्टी पे पहुंचने के बाद फीमेल की बॉडी एग्स, या फिर हम जिसे बोलते हैं ओवा, उस वो जो हैं वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और मैच्योर हो गए, ये रही ओवरी। ठीक है, दिस इज़ द ओवरी, यू कैन सी इट है, ओवरी है। ओवरी के अंदर ही ओवा बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पहले 10 साल की उम्र से पहले ये ऐसे ही पड़े हुए थे, मैच्योर नहीं थे। ठीक है, 10 साल की उम्र आ गई, मान लिया हमने कि प्यूबर्टी आ गई है इस लड़की में। ओके, सो यहाँ पे जो एग है वो मूव करेगा। एक एग हर मंथ, एक एग निकलता है ओवरी से, चाहे वो इस वाली ओवरी से निकलेगा चाहे इस ओवरी से निकलेगा। ठीक है, एक एग निकला और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ओविडक्ट है आपकी। ठीक है, ऐसे फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग निकल के यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, और ये साइकिल हमेशा चलती है। ठीक है, हर महीने 28 से 30 डेज बाद एक एग रिलीज़ होता है ओवरी से। ठीक है, किसी भी एक ओवरी से एक एग रिलीज़ होगा। जब ये आपका जो एग है ये आना है यहाँ पे। ठीक है, अब एग आने का क्या मतलब है, एग रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं कि एग और स्पर्म जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे ओविडक्ट में। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, दिस इज़ अ जाइगोट। ठीक है, ये बन गया। अब जाइगोट से क्या बनेगा आगे चल के, एक एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो क्या है, एक छोटा सा बच्चे की छोटी सी फॉर्म है जिसमें आप पहचान नहीं पाते वो बच्चा है प्रॉपर। ठीक है, बट आप जैसे आप बोल सकते हैं कि एक छोटा सा बेबी बनने वाला है। ठीक है, ये जाइगोट ही बढ़ बढ़ के आपका एक बेबी फॉर्म करेगा। अब ये बेबी को पालने के लिए कहाँ पे रहेगा, ये यूट्रस में। ठीक है, ये जो बेबी रहेगा 9 मंथ्स तक, हमने सुन रखा है कि 9 मंथ्स तक बच्चा जो है मदर की कोख में रहता है। कोख हम किसे कहते हैं, यूट्रस को ही कहते हैं। ठीक है, वूम्ब, इसे इंग्लिश में हम वूम्ब भी कहते हैं यूट्रस को। तो यहाँ पे बच्चे के रहने के लिए कोई कंडीशंस तो चाहिए होगी, उसको भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एक बढ़ता हुआ छोटा सा बच्चा है, चाहे वो बाहर आके तो खाता पीता है ही, बट अंदर मदर की वूम्ब में उसे कहाँ से मिलेगा खाना, उसे यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको रहने की जगह चाहिए। अब आपको सोना होता है ना, सोने के लिए पहले बिस्तर में ऐसे ही तो नहीं लेट जाएंगे, बिस्तर को पहले उसमें गद्दे लगाते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है तभी तो लेट पाते हैं। तो बच्चे के लिए भी वही चाहिए। तो होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। जो एग आपका यहाँ पे रिलीज़ होता है, उससे पहले जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है जाइगोट के आने के लिए, कि अगर बच्चा हो जाए तो उसके रहने के लिए जगह बनानी है। तो यूट्रस क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारी थिक लाइनिंग बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी स्किन जैसे आपके लाइनिंग बन जाती है, इधर की साइड भी ऐसे ही। ठीक है, इसमें सिर्फ स्किन नहीं है आपकी, यहाँ पे आपकी क्या क्या है, ये आपकी लाइनिंग है। एक तरह से आप प्रॉपर स्किन नहीं बोल सकते जो बाहर है, बट एक लाइनिंग प्रेजेंट है यहाँ पे। और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, खून जा रहा है यहाँ पे। खून क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी चीज़ है, वो किससे पास थ्रू कर रही है, ब्लड से। तो बच्चे तक भी कैसे पहुँचेगी वो सब चीज़ें। माँ ने अगर खाई है कोई चीज़, कोई जैसे दूध पिया माँ ने, ठीक है, मदर ने दूध पिया है, अब मदर का दूध के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे तक कैसे पहुँचेंगे, सीधा माँ के पेट से, जो आपका अटैच तो है नहीं बच्चे का मुंह। तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट, आपका जो मिल्क है वो डाइजेस्ट होके न्यूट्रिएंट्स उसके ब्लड में चले जाएंगे, और वो ब्लड होते होते यहाँ से आपका पास ऑन करता है और बच्चे तक पहुँचाता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हर मंथ फीमेल्स की बॉडी में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है बच्चे के आने के लिए।
अभी पता नहीं है कि बच्चा आएगा नहीं आएगा रहने यहाँ पे, बट अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर कर लेते हैं वो। ठीक है, एग रिलीज़ होके यहाँ पे पहुँच गया है, ओवी डक्ट में पहुँच रखा है। थोड़ा सा टाइम वेट करेगा, जो ओवा है हमारा वो यहाँ वेट करेगा कि अगर स्पर्म आए, अगर यहाँ पे स्पर्म आ जाए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद जब वो एम्ब्रियो की थोड़े से आपकी जाइगोट एक सेल है आपकी, उसके बाद वो बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, एक लंप ऑफ सेल्स बन जाएगा। अभी बच्चे की फॉर्म तो नहीं दिख रही है ऐसी कोई, है ना, अभी भी ये ऐसी बहुत सारी गुच्छा एक मास है सेल का। ठीक है, ये मास ऑफ सेल आएगा यहाँ पे यूट्रस में, इस गद्देदार जगह में। ठीक है, और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और फिर इसमें और डेवलपमेंट होगा और सेल्स बनेगी और फिर ये शेप ले लेगी एक बच्चे का। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही बच्चा बना रहे हैं हम। ठीक है, एक छोटे से, इससे भी छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा एक बच्चा यहाँ पे डेवलप होने लगेगा। और इसको डेवलप होने के, इससे इस तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 9 मंथ्स का टाइम लगता है। ठीक है, बात समझ आई? तो इसलिए यूट्रस प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को। ओके, बट अगर हम माने कि एग यहाँ पे वेट कर रहा था बट स्पर्म आया ही नहीं, और स्पर्म ही नहीं आया तो मतलब बच्चा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ी टाइम तक तो एग ने वेट किया, उसके बाद एग ने कहा अब तो नहीं आ रहा है स्पर्म, मैं तो जा रहा हूँ। तो एग निकला यहाँ से, यूट्रस से आके यहाँ से फीमेल की बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, अब एग ही निकल गया है तो यूट्रस क्या करेगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चा तो अब आने नहीं वाला, एग तो चला गया अपना, तो ये यूट्रस भी यहाँ से झड़ जाएगी, शेड हो जाएगा। जितनी भी लाइनिंग थी, जितनी भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे नई नई बनी थी, वो सब फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। इस टाइम पे फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल्स की बॉडी में, एंड ये हर आपके 28 to 30 डेज में देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार ब्लीडिंग हुई, उसके 30 डेज़ बाद आपको फिर से ब्लीडिंग होती हुई लगेगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपकी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा आ गया है ना, बच्चे को अटैचमेंट के लिए सारा ब्लड वगैरह चाहिए, तो तब ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन तब नहीं होगा है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं और फिर एक बार रिवाइज करते हैं इसे। ओके, सो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि जो ओवरीज हैं, ठीक है, कोई सी भी एक ओवरी आपका रिलीज़ करती है ओवम, मैच्योर ओवम 28 से 30 डेज़ के बीच में। The wall of the uterus at this time when the egg is released become thick to hold the egg in the case if the fertilization occurs and egg develops। तो क्या बोला उन्होंने? यूट्रस की लाइनिंग डेवलप होती है जब ये एग यहाँ पे रिलीज़ होता है, इस उम्मीद में कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर एम्ब्रियो आया यहाँ पे अटैच होने के लिए, तो उसको जगह चाहिए ना, तो उसके लिए वो अच्छी तरह से अपनी तैयारी करके रखती है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह बन जाती हैं अच्छी तरह से। और when the fertilization does not takes place, the lining of the uterus shed along with the egg and the blood vessels। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे स्पर्म नहीं आया, तो एग के साथ साथ जो यूट्रस की वॉल है वो भी क्या करेगी, यहाँ से बॉडी से निकल जाएगी। ठीक है, एग और ब्लड वेसल सब कुछ बाहर निकल जाएगा यूट्रस से। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इन द मेंस्ट्रुएशन, और वी ऑल्सो कॉल इट एज ब्लीडिंग। ठीक है, पर्टिकुलर जो आपका टर्म है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, और इसे हम सिंपल लैंग्वेज में ब्लीडिंग कहते हैं फीमेल्स में। ठीक है, और ये कब होती है? हर आपको 28 to 30 डेज़ में आपको देखने को मिलती है फीमेल्स की बॉडी में ये, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ओके, क्लियर अबाउट इट?
Okay, this was a reproductive phase in females. Now the second topic is, okay, we don't have the second topic, we have this one thing left. uh, हमने बात करी कि जब फीमेल्स में रिप्रोडक्शन की जो स्टेज है, प्यूबर्टी हिट कर लेती हैं फीमेल्स, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उस एज को हम बोलते हैं मेनार्च. ठीक है, मेनार्च क्या एज है जहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी बॉडी में स्टार्ट हुई. ठीक है, 11 to 12 हो सकती है ये एज. ओके, और ये एज चलती है अराउंड 12 to 15 तक आपका चलती रहती है. ठीक है, उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होते हैं, मतलब एग रिलीज़ हो ही नहीं रहा है बॉडी में, अब जो एग थे इतने सालों तक जितने भी बॉडी के अंदर थे वो सब ख़त्म हो गए, तो तब एज आती है हमारी मीनोपॉज की, जब मेंस्ट्रुएशन आपका बंद हो जाता है बॉडी में. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, menstrual flow the first menstrual flow occurs at the puberty is called as menarche. ठीक है, पहला menstrual flow जब आपकी बॉडी में होगा तो उसे क्या कहेंगे, menarche. And when the menstrual flow stops it is called as menopause. नाम से याद हो जाएगा, पॉज बोला मतलब, पॉज का मतलब रोकना. ठीक है, या रुकना. तो यहाँ पे क्या हुआ, मेनार्च में इट स्टार्टेड एंड इन द मेनोपॉज इट स्टॉप्ड. ठीक है, और ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, फीमेल हार्मोन. एंड फीमेल हार्मोन कौन सा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसे, एस्ट्रोजन. राइट, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन. ठीक है, okay, so this was this topic. Now coming to the next topic, that is determining the sex of the baby. अब अभी हमने देखा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो बेबी एक फॉर्म होता है, बट बेबी एक बच्ची होगी, एक लड़की होगी या एक लड़का होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा. ठीक है, वो चीज़ देखेंगे आज हम. तो इस चीज़ से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के अंदर एक ह्यूमन सेल है. यहाँ पे हम एक सेल देखते हैं, यहाँ पे एक सेल है ये हमारी, और इसके अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स में होते हैं. ठीक है, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के. तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं वो जोड़े. ठीक है, इसके अंदर ये एक पेयर है, एक ये है, एक ये है ना, जोड़े हैं ना, जोड़े में रखा हुआ है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके आपके ये 22 तक यहाँ दिख रहे हैं. ठीक है, और ये 23rd है. तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमेशा हमारे जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. अब ये जो 23 पेयर्स हैं, इनमें से जो हमारा एक पेयर है, या फिर हम बोलें जो आपके एक पेयर में ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी होगा या कोई भी ह्यूमन है उसका सेक्स क्या है, वो फीमेल है या मेल बनेगा, वो इन 2 पे डिपेंड करता है. यहाँ से 1 से लेकर 22 तक ये हमारी बॉडी की दूसरी चीज़ों को रिकग्नाइज करवाते हैं या करेक्टराइज करते हैं. जैसे कि आपकी आइज़ का कलर क्या होगा, वो इनमें से कोई क्रोमोसोम आपका बताएगा. इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, इन 22 क्रोमोसोम्स के अंदर, 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स के अंदर. आपकी हाइट कितनी होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इन 22 के अंदर होगी. बट आपका सेक्स क्या होगा, आप फीमेल होंगे या मेल होंगे, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ये लास्ट 23rd पेयर के अंदर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम सिर्फ हमें क्या किसके बारे में देखना है, इस 23rd पेयर के बारे में. इस 23rd पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया, ये आपके बॉडी के सेक्स को पहचानने में या इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, तो इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ये सेक्स क्रोमोसोम या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या. ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. आपके फादर, ठीक है,
ये एक मदर है, ये फादर है, ये मदर है, ठीक है। ध्यान रखना, फादर के अंदर एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। वो 22 पेयर्स तो है ही, वो 22 पेयर्स तो मेल में भी है और फीमेल के अंदर भी है। बट उसके अलावा जो 23rd पेयर है, मेल में वो एक्स और वाई होगा और फीमेल के अंदर वो क्या होगा, एक्स और एक्स, दोनों एक्स होंगे, ठीक है। अब जब इनकी बॉडी से गैमीट बनता है, मेल की बॉडी में गैमीट कौन सा होता है, स्पर्म, अभी पढ़ा हमने, राइट, स्पर्म होता है। तो स्पर्म में या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। तो यहाँ दिख रहे हैं आपको दो स्पर्म बना रखे हैं, एक स्पर्म में एक्स आ रखा है, एक में वाई आ रखा है, ठीक है। और फीमेल में क्रोमोसोम कौन से, दोनों ही एक्स हैं। तो एग कोई सा भी हो, अगर दो भी एग्स हैं तो दोनों में ही क्या होंगे, एक्स ही हो सका। कोई सा भी एग ले लो, फीमेल में एक्स ही आना है उसमें क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब अगर फीमेल से तो एग आ गया, एक्स वाला ही आएगा। अगर मेल से वाई वाला क्रोमोसोम इस एग के पास आया और इसने इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो आपका जो जाइगोट बनेगा उसमें कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स वाई, ठीक है। और एक्स वाई किस चीज़ को डिनोट करता है, मेल को, ठीक है। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम हैं तो क्या बनेगा, मेल। चलिए, अगर ये केस उल्टा हो जाए कि फीमेल से तो एक्स वाला एग आ गया, बट जो आपका मेल से जो स्पर्म आ रहा था उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो फीमेल से भी एक्स आया, मेल के स्पर्म से भी एक्स आया, तो दोनों ये आपके क्या हो गए, एक्स एक्स। तो इस जाइगोट में दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स होंगे। जब दोनों ही क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के, तो दैट मीन्स इट इज़ अ फीमेल, ठीक है। बात समझ आई। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके गैमीट की वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है एक्चुअल में, तो किसकी वजह से होता है, मेल की वजह से। क्योंकि मेल से स्पर्म कौन सा आएगा, एक्स वाला आएगा या वाई वाला आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का सेक्स क्या होने वाला है। क्योंकि फीमेल से तो कौन सा आने वाला है, हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम ही आने वाला है ना। एक्चुअल में डिटरमाइन कौन करवाएगा, जो ये आपका स्पर्म्स हैं वो कौन से आते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि बेबी का जेंडर या सेक्स क्या होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ये मेसी हो गया, इसे रिमूव कर देते हैं, हम इरेज करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसे। सो फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल्स हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। मेल्स में क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। The gametes contain only one set of the chromosome that is either X और Y। तो गैमीट में या तो X आएगा या तो Y आएगा मेल्स में, और फीमेल्स में गैमीट्स में भी आधा ही आता है, या तो X आएगा, ये वाला X आएगा, या तो ये वाला X आएगा, आना X ही है फीमेल में, ठीक है। अब the egg of the female contains an X chromosome always. However, the sperm can contain only one of the X and Y chromosome. ठीक है. So, if the sperm that contains a Y chromosome fertilizes the egg which contains the X chromosome, the zygote develops into male. तो क्या बोला उसने, वही चीज़ कि अगर जो स्पर्म आया मेल से उसमें वाई क्रोमोसोम था और फीमेल के एग में तो एक्स है ही, तो तब क्या बनेगा, मेल बनेगा, दैट इज एक्स वाई, ओके। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पर्म कंटेन्स एन एक्स क्रोमोसोम एंड फर्टिलाइजेस विद द एग विच कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम, द ज़ायगोट डेवलप्स इनटू फीमेल, ओके। ये वाला केस देखिए, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करता है, सो क्या बनेगी, फीमेल डेवलप होगी, दैट इज गोइंग टू बी एक्स एक्स, ओके। क्लियर अबाउट इट। सो हेंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द क्रोमोसोम ऑफ द फादर, नॉट द मदर। तो क्रोमोसोम किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा कि बच्चे का जेंडर या सेक्स क्या होने वाला है,
फादर का, ठीक है. एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? ओके, सो दिस वाज इट फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स. नाउ, very important thing and the last topic of this chapter, reproductive health. We have talked so much about that. So much changes occur in our body during the adolescence age and then we hit the puberty. But when these all changes are going on, जब इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, सो वी ऑल्सो नीड सम न्यूट्रिएंट फॉर इट. बिकॉज क्या होता है, जब आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो काम हो रहा है आपकी बॉडी में बहुत सारा, और काम हो रहा है तो उस काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना. तो सही न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके, तो न्यूट्रिशनल हेल्थ एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट खानी होती है जिसमें कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और एसेंशियल मिनरल जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो हों वहाँ पे, ठीक है. जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए हमारी डाइट में, मीट, फिश, एग्स, बीन्स. अब इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन गो फॉर द बीन्स, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन गो फॉर द मीट, फिश, एग. ओके, एंड फूड एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट और शुगर. तो थोड़े बहुत आपकी कम क्वांटिटी में आपका ऐसी ड्रिंक्स जिनमें थोड़ा बहुत फैट्स हो या शुगर हो सकता है. बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म करना है किसी चीज़ को और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, जबकि फ्रूट और वेजिटेबल सबसे ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है ना. और ये ड्रिंक्स सबसे कम, शुगर भी कम. डेयरी डेयरी फूड्स एंड मिल्क, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दूध पिलाया जाता है बच्चों को, ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि आपके चीज़, पनीर, कर्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड देन ब्रेड, राइस, पोटैटो, पास्ताज, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए. कोई भी अगर चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं आप, अब ये आपसे बोला कि ये ड्रिंक जिनमें कि फैट्स और शुगर ज़्यादा हो वो आप खाइए, तो अगर वो ही आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा, तो भी गड़बड़ है. वो बैलेंस डाइट थोड़ी होगी. हर न्यूट्रिएंट जिसकी जितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी में वो उतना आना चाहिए. अगर वो ज़्यादा आएगा तभी भी प्रॉब्लम होगी, अगर वो कम आएगा तभी भी प्रॉब्लम होगी. और एडोलसेंस की एज में तो इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को. ओके, एंड you should avoid chips, soft drinks, sodas because they are having very low nutritional value. इनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती नहीं है, ठीक है. न्यूट्रिएंट्स इनसे कुछ मिल नहीं रहे, पेट भर जाता है, दूसरी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स वाली है वो हम खा नहीं पाते फिर, है ना. सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग दिस एज, एडोलसेंस एज, our sweat glands, our oil glands start activating and they are super active. इस एज में बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स और जो आपकी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं. इस एज में पिंपल्स और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं बच्चों को. वाई? बिकॉज हम लोग अगर क्लीनिंग नहीं कर रहे, जो पोर्स के अंदर ऑयल्स वगैरह इकट्ठा हो गया, उसमें डस्ट आ गई, बैक्टीरिया आ गए, तो उससे क्या होंगे, पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं आपको. और स्वेट से, पसीने से आपको गंदी स्मेल आ सकती है आपकी बॉडी से, ठीक है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं. तो वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पर्सनल हाइजीन आपकी मेंटल और फिज़िकल वेलबींग को भी डिटरमाइन करवाता है, ठीक है. और फीमेल्स में स्पेशली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है, ठीक है. क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. एक्सरसाइज का मतलब ऐसे नहीं कि आप पुशअप कर रहे हैं, ये सब नहीं. यू शुड प्ले, ठीक है. खेलना चाहिए. खेलना इन द सेंस नॉट ऑन द मोबाइल फोन्स, यू हैव टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड विद योर फ्रेंड्स. You can do skipping like these children. You can do running. You can play several games, ठीक है, जिसमें थोड़ा फिजिकली आप एक्टिव रहें. इसकी वजह से आपको स्ट्रेस रिलीव रहता है क्योंकि एडोलसेंस में इतनी सारी चेंजेस आ रहे होते हैं हमारी बॉडी में. तो क्या होता है, दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही होती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो
इंसान अगर हर चीज़ में फिज़िकली अगर एक्टिव हैं आप, तो आपका ध्यान उस चीज़ से हट के आप आराम से आप रिलैक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो मेंटली भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिजिकली तो आप एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट कर ही रहे हैं, बट मेंटली भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को इनडायरेक्टली वेल करवा रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज से नो टू ड्रग्स। अब ड्रग्स की बात जब आती है तो ड्रग्स, नॉर्मली ड्रग्स आर मेडिसिन, ठीक है। नॉर्मली अगर हम ड्रग्स की बात करें तो वो मेडिसिन होती हैं, बट मैनी ड्रग्स आर एडिक्टिव। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में एडिक्शन कर देती हैं, लत लग जाती है उस चीज़ की, ठीक है, और वो हमारी बॉडी को हार्म करती है फिज़िकली, मेंटली, सोशली भी, ठीक है। तो ड्रग्स तो नहीं होने चाहिए आपके उसमें। क्यों? अब होता क्या है कि एडोलसेंस की एज में इतने सारे जब चेंजेस आ रहे होते हैं, दिमाग में भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी में चेंज तो आ ही रहा है, बॉडी के चेंजेस हमारे कहीं ना कहीं मेंटल वेलबींग में भी असर डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो एडोलसेंस है वो बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे होते हैं, और आसपास के थोड़े बहुत दोस्त बन गए, बड़े थोड़े दोस्त बन गए, उन्होंने आपको बता दिया कि ड्रग्स लेंगे तो रिलीफ मिलेगा, बट एक्चुअल में वो रिलीफ है, वो एक टेम्प्रेरी रिलीफ होता है। वो एक दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत तो कर देगा, बट उसकी वजह से क्या क्या हेल्थ आपके डेंजर हो सकते हैं आपके हेल्थ पे, वो आपको नहीं पता होता उस टाइम। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ड्रग्स हैं उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इफ़ यू टेक ड्रग्स थ्रू सिरिंज, ये जो सिरिंज होती हैं, इनसे अगर आप ड्रग्स लेते हैं और किसी इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज को आप यूज़ कर लेते हैं, सो यू कैन हैव एड्स लाइक डिजीज़। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डिजीज़ आपको हो सकती है। इट इज़ अ वेरी रेयर केस, बट इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, और हमें कोई भी बीमारी हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। इजीली हम किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, फंगस के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें आराम से बीमारी हो जाएगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा होता, वर्क कर नहीं पाता, उससे अपने आप को बचा नहीं पाता, तो हमें छोटी छोटी बीमारियां भी लग जाती हैं, और फिर धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लग जाती हैं, ठीक है। सो ड्रग्स तो बिल्कुल ही हमारी लाइफ में नहीं होने चाहिए। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप के ड्रग्स, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए। डॉक्टर्स, अब हर चीज़ की एक सही अमाउंट होती है, ठीक है। आपको नॉर्मली भी मेडिसिन जो आप घर पे लेते हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल दवाइयाँ हैं, सर दर्द, कफ वगैरह की, थोड़े उसके लिए तो ली जा सकती है, बट एक्चुअल में प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है हर किस एज में कितनी अमाउंट ऑफ जो आपकी ड्रग है या मेडिसिन है वो ज़रूरी है। उससे ज़्यादा लेंगे तो वो हमारी फिज़िकल हेल्थ बीइंग को हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। हम एड्स के बारे में देख रहे थे, तो एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है। अगर एक मेल और फीमेल, एक किसी इनमें से किसी को भी अगर एड्स है, तो उसकी उन दोनों में से एक को अगर एड्स हो गया तो दूसरे को, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में वो एक दूसरे के आते हैं तो दूसरे को भी एड्स हो सकता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को जब वो दूध पिलाती हैं अपना, तो उस बच्चे को भी एड्स हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। ओके, सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को अपने आप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, so I hope you have understood this chapter. This chapter is all about you because you are going through this age and you should learn from this chapter. Okay, I hope you have understood it. Thank you.